अस्सलाम वालेकुम। सलमान आबिद खालिद कयूम के साथ इसारा ने आपको सलाम पेश करता है और हस्ब मामूल हमारी दुआ है कि आज का दिन आपके लिए खैर व बरकत लेके आए। अखबारात पे एक नज़र डालते हैं, कल के अखबारात, आज के अखबारात क्या कहते हैं, फिर उसके बाद प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रवैये पर हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ात और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर इलेक्शन कमीशन की सुस्ती आज तमाम कौमी अखबारात की मेन स्टोरी है। रोजनामा दुनिया ने वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक सुर्खी लगाई है। अल्फाज हैं, इलेक्शन कमिश्नर के फैसलों का मेंबरान जायजा लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के किरदार पर फिर तहफ़्फ़ुज़ात, वफाकी वज़रा। रोजनामा नवाए वक्त ने भी इसी इशू को नुमाया तौर पर शाया किया। इलेक्शन कमीशन मेंबरान चीफ के फैसलों पर नजर फ़ानी करें। वफाकी वज़रा। रोजनामा एक्सप्रेस ने वफाकी वज़रा के बयान को कुछ इस तरह अहमियत दी। अल्फाज हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फैसलों का दिगर अरकान जायजा लें। हुकूमत। रोजनामा जंग ने हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के मामले को झगड़ा करार देते हुए सुर्खी लगाई है, वोटिंग मशीन पर झगड़ा तेज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन की जबान बोल रहे हैं। हुकूमती वज़रा। रोजनामा पाकिस्तान ने भी इसी मामले को नुमाया तौर पर शाया किया। अल्फाज हैं, कमीशन अरकान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ डट जाएं। वफाकी वज़रा। अंग्रेजी अखबारात ने भी इसी इशू को खासी अहमियत दी है। द नेशन की लीड स्टोरी के अल्फाज हैं, शिबली सेज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ्री टू प्रोक्योर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स फ्रॉम एनीवेयर। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की मेन स्टोरी के अल्फाज हैं, गवर्नमेंट टर्न्स अप मोर हीट ऑन इलेक्शन चीफ। डेली टाइम्स की हेडलाइन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपोजिशन स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज। डॉन अखबार ने टॉप स्टोरी की कुछ इस तरह एंगलिंग की है। अल्फाज हैं, मिनिस्टर्स प्रोड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मेंबर्स इनटू डिफाइंग देयर बॉस। और दी न्यूज ने फ्रंट पेज पर वफाकी वज़रा की तस्वीर के साथ लीड स्टोरी शाया की है, टेंशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स स्नोबॉल्स। जी शफीक साहब अस्सलाम वालेकुम। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। खाई साहब, ज़रा कैसा लगता है कम्बिनेशन, तीन बंदों ने टाई पहनी हो और शफीक अवान साहब जो हैं वो क्या कहते हैं बुश कोट में हो, तो ज़रा चेंज जो है राना साहब एक चेंज आपने और देखी है आज। हाँ, कि जो उर्दू और इंग्लिश अखबारात की लीड्स हैं उनमें कौमी सियासत की वापसी हुई है अफगानिस्तान की। हाँ, अफगानिस्तान आज तमाम उर्दू और इंग्लिश अखबारात की जो लीड है अब वो वफाकी वज़रा की फवाद साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो है सियासत के ऊपर है। हमने तो अफगानिस्तान इतना डिस्कस किया कि मुझे तो ख्वाब में पंजशेर नजर आता था। तो एक रनडाउन पे नजर मार लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं, रनडाउन देखते हैं आज का। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फैसले पे नजरसानी करें, विफाकी वज़रा। मुस्लिम लीग नून में जावेद लतीफ को शोकाज पर तकसीम बढ़ गई। जाली अकाउंट्स केस, शहबाज शरीफ पर घेरा तंग, निजी बैंक का नायब सदर गिरफ्तार। पाकिस्तान का तालिबान से मुज़ाकरात का फैसला, चीनी सदर ने 3 निकाती हल दे दिया। प्रोग्राम में रोजनामा दुनिया में हसन अस्करी साहब का कालम जमहूरियत के चैलेंजेस शामिल है और रोजनामा डॉन, एक्सप्रेस ट्रिब्यून और द नेशन का इदारिया पाकिस्तान को बरतानिया की रेड लिस्ट से निकालने का फैसला, इस पे बात होगी। और न्यूजीलैंड का सीरीज शेड्यूल करने का इंदिया। और ट्विटर पे टॉप ट्रेंड, पाकिस्तान आई एम कमिंग, क्रिस गेल, इस पे बात करेंगे। साहब, जो इलेक्शन कमीशन के स्ट्रेटेजिक्स पेपर बने थे उसमें ये तय था कि जी हमने 2023 के इंतखाबात से पहले पहले ईवीएम के पूरी तरह छान पटक करके और हम उसको मार्केट में लेके आएंगे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो सदर साहब का इजलास हो तो उसमें भी तशरीफ़ नहीं ले जाते। वो कभी जनाब अली नादरा के साथ लड़ रहे होते हैं, कभी वफाकी वज़रा के साथ लड़ रहे होते हैं। तो मैं रिपोर्ट चाह रहा था चलाऊँ, लेकिन मैं पहले एक एक कमेंट्स आपसे लेना चाह रहा था कि ये कहाँ पे माइंडसेट का प्रॉब्लम है। वफाकी वज़रा कह रहे हैं कि वो इलेक्शन वो अपोजिशन की जो है ज़बान बोल रहे हैं, तो ये अचानक इनमें जो ये तब्दीली है और बड़े बड़े इल्ज़ामात भी उन पे लग रहे हैं, तो अब उनकी पोजीशन इतनी कंट्रोवर्शियल हो गई है कि मेरा ख्याल है उन्हें खुद स्टेप डाउन कर जाना चाहिए। वज़रा ने अपना ना पहले बड़ा एग्रेसिव स्टांस शो किया और पूरा शोर मच गया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी ले लिया
लेकिन ऐसी क्या वजह हुई कि फिर वो उसी अपने बयानिए पे आ गए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ईवीएम को सैबोटेज कर रहा है। और ये भी कहा है वफाकी वज़रा ने कि वो जो ईवीएम का डाटा था वो उन्होंने वैनिश कर दिया है। अच्छा, वो यानी कि उन्होंने वो उसमें से निकाल ही हाँ, दिया। वो डाटा उन्होंने वैनिश कर दिया, सारा रिकॉर्ड उसका वैनिश कर दिया। ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने वो करना है जो उन्हें वफाकी हुकूमत कहेगी, जो पार्लियामेंट कहेगी, जो काबीना कहेगी। तो ये बड़ा अफसोसनाक बात है कि वफाकी वज़रा की ये बात ठीक लगती है कि ये किसी और के हाथ में खेल रहे हैं। अब पूरी दुनिया में देखें, अपना जो ईवीएम है वो ट्रांसपेरेंसी की ये अलामत है और अपोजिशन का मुताबिक भी यही है। लेकिन ये सब से हट जाएं, जो इलेक्शन कमीशन का रोल है ना वो बड़ा अफसोसनाक है। उनको इस तरह पार्टी नहीं बनना चाहिए और इंसाफ से काम लेना चाहिए। सलमान साहब, ये जो कल वफाकी वज़रा ने कहा कि बाकी अरकान जो हैं वो तो अपना किरदार निभाए ना, वो अगर एक बंदा गलत करा, फिर एक बात क्लियर उन्होंने कही कि इलेक्शन कमिश्नर की शख्सियत के ऊपर बात हम कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात नहीं कर रहे। अदारा नहीं देखिए, बात यह है कि बुनियादी तौर पे हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन को मिलकर इस मुल्क में शफाफ इंतखाबात की बात को आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बदकिस्मती से ये हुई है कि जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेना चाहती है शफाफ इलेक्शन के तनाजुर में, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एक मुतनाज़ा किरदार बनाकर सामने आ गए और उन्होंने रेड लाइन भी क्रॉस की है। मैंने आपको पहले कहा था कि ये उनका काम नहीं है कि वो डिक्टेट करें हुकूमत को। उनका काम इलेक्शन को कंडक्ट करवाना है, कानून साजी करना, कैसे इलेक्शन होगा, इसका तरीकाकार क्या होगा, ये हुकूमत को और अपोजिशन को मिलकर पार्लियामेंट में तय करना है। एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि देखिए, बात यह है कि हम अमूमी तौर पे जब आप एक रेड लाइन क्रॉस करते हैं ना, तो आप एक रिएक्शनरी अप्रोच में आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक। आप एक एग्रेसिव अप्रोच में आ जाते हैं। अब मसला यह है कि उन्होंने एक रेड लाइन क्रॉस कर ली है और ये रेड लाइन क्रॉस करने के बाद वो समझते हैं कि मैं जो बात कर रहा हूं बस वही हतमी है। और मैंने आपको कहा था कि मैंने बहुत से जो साबिक अफसरान हैं इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिका उनसे पूछा है और वो यही कहते हैं, वो कहते हैं कि एक लाइन को क्रॉस किया गया है और वो इलेक्शन कमीशन ने उसको क्रॉस किया, जिसका वजह से एक रिएक्शन आया है। मैं अभी भी कहता हूं कि बेहतर तो हल यही था कि ये आपस में बैठ के बातचीत कर लें, मीडिया के जरिए खबरें बनाने की बजाय, इदारों के दरमियान टकराव पैदा करने की बजाय एक ऐसी पॉलिसी इख्तियार करें जिससे इख्तलाफात जन्म ले। उससे ये मसला हल नहीं होगा और ज्यादा बिगाड़ का गंभीर शिकार हो खराब जाएगा। जाएगा। खालिद करीम साहब, इदारों का जो टकराव है और जैसे कि अभी सलमान ने कहा, तो बहुत सारी चीजें जो हैं हम खामोशी से भी कर सकते, मीडिया में हीरो बनना जरूरी तो नहीं होता। देखिए, एक बात तो ये है कि हमारा जो आइन है उसके तहत जो पार्लियामेंट है वो बालादस्ता अदारा है। ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामेंट की बालादस्ती को एक तरफ तो चैलेंज किया है और दूसरा जो दूसरे अदारे हैं, ये नहीं कि उनका सिर्फ हुकूमत के साथ मसाइल चल रहे हैं, बल्कि अगर आप देखें तो सूबाई हुकूमतों के साथ भी उनके तनाज़ात चल रहे हैं और हत्ता कि अब तो जो दीगर अदारे हैं उनके साथ भी, जैसे नादरा के साथ उनका तनाज़ा जो है वो पैदा हो चुका है। और जब नादरा के हवाले से राणा साहब मैं आपको बताऊं कि 2 अगस्त को एक ब्रीफिंग दी गई नादरा की तरफ से, चेयरमैन नादरा की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और उसमें जो गैर जानबदार एडिटर्स थे उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि अगर हम पुराना आई सिस्टम जो है उसको अगर हम तैयार करेंगे तो उसमें 1.5 साल लग सकता है, और अगर हम नया आई सिस्टम जो है, वोटिंग सिस्टम जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का है, वो लेकर आते हैं तो उसमें 3 साल लगेंगे। लेकिन हमारे पास ऐसी सहूलत है, ऐसा निज़ाम है जिसके तहत नादरा ऐसा सिस्टम बना सकता है जो 1 साल के अंदर जो है वो उसको जो है हम तैयार कर सकते हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उस पर गो हेड दिया। ठीक है। और फिर उसके बाद इससे बैकआउट किया गया और यू टर्न लिया और उससे जो है फिर आगे जाकर, क्योंकि एक माइंड सेट डेवलप हो चुका था चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कि अब इस निज़ाम की उनकी तरफ से मुखालफत की जानी है, जिस वजह से जो मुस्बत रिपोर्ट के अंदर जो पॉइंट्स थे उसके हक में, जो पॉइंट्स थे ईवीएम मशीन के हक में जो पॉइंट थे उनको नजरअंदाज किया गया और जो नेगेटिव पॉइंट थे उनको आगे ले गए। ठीक है। एक रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं, मुस्लिम लीग नून में जावेद लतीफ साहब को जब से शोकाज हुआ है तो ऐसा लगता है कि कोई खिचड़ी जो है वो पहले अंदर खाते पक रही थी, अब वो जरा खुल के पक गई है। तो पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर हम इस पर बात करें जावेद लतीफ साहब के हवाले से और मुस्लिम लीग नून में जो तकसीम बढ़ रही है उसके हवाले से एक रिपोर्ट आपसे शेयर करता हूँ। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ को शोकॉज जारी करने के मामले पर एक बार फिर नून लीगी क़यादत में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए।
पार्टी के कुछ रहनुमाओं को एजेंट कहने पर शहबाज शरीफ जावेद लतीफ से सख्त नाराज हैं। पार्टी सदर ने जावेद लतीफ को शोकॉज जारी करने की कोशिश की तो मरियम नवाज शोकॉज के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनकर सामने आई। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ भी शोकॉज करने के लिए बाजिद हो गए, जिसके बाद नवाज शरीफ को भी शहबाज शरीफ के सामने झुकना पड़ गया। इस हवाले से जावेद लतीफ का कहना है कि इनके पास शोकॉज के जवाब में कहने को बहुत कुछ है। लीगी रहनुमा का कहना है कि शोकॉज के तफसीली जवाब में वो इन लोगों के नामों से पर्दा उठा सकते हैं जिन्होंने हमेशा पार्टी को नुकसान पहुंचाया, और तहरीक जब भी किसी नतीजे पर पहुंचने लगती है तो वो इसका रुख बदल देते हैं। इशूज से तवज्जो हटाने के लिए ये असाइनमेंट दी जाती है, जिनको असाइनमेंट दी जाती है और वो फिर उस पर बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो असाइनमेंट पर काम करते हैं। वो तहरीक जो है अपने जब किसी फैसला कुन मरहले में आना दाखिल हो रही होती है तो एक साहब उठते हैं और वो नई बात कर देते हैं और आप जिसको पकड़ लेते हैं। आप लोग मेरे मुंह से ना ही कहलवाएं, मैं तो वैसे ही अंदर जाने वाला हूँ। जराये का कहना है कि जावेद लतीफ के जवाब में ख्वाजा आसिफ और राना तनवीर के बयानात का हवाला भी शामिल हो सकता है। जावेद लतीफ के बयान के बाद ये बात जोर पकड़ गई है कि जावेद लतीफ को बचाने के लिए नवाज शरीफ और मरियम नवाज को शहबाज शरीफ के बयानिए को यकसर मुस्तरद करना होगा। जलील शरीकपुरी साहब हमारे साथ लाइन पे, मैं चाह रहा था कि ज़रा उनसे थोड़ी सी गपशप हो जाए, फिर उसके बाद चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं सर? क्या दो हिस्सों में तो तकसीम होगा और ये बढ़ती जा रही है तकसीम? जी राना साहब, यकीनन मुस्लिम लीग नून के अंदर दो आरा मौजूद हैं और एक राय जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के रुझान और मिजाज के मुताबिक है, जिसमें ज़रा सख्ती और एक झगड़े का अंदाज नज़र आता है, और दूसरी राय जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के मिजाज के मुताबिक और रुझान के मुताबिक है, जिसमें अफहाम व तफहीम की जो फ़ज़ा है और मिलजुल के चलने की फ़ज़ा जो है और मफाहमत की जो फ़ज़ा है, उससे वो जो तअस्सुर उभरता है, और यकीनन ये दो आरा पार्टी के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, जावेद लतीफ़ साहब का कहना है कि जी मैं तो टिका के जवाब दूंगा शोकास का, तो जवाब देने से तो ये आग मज़ीद भड़केगी मेरा ख्याल है। साहब, अब ये जावेद लतीफ़ साहब ने जो बयान दिया है और उस पर जो शोकाज नोटिस उन्हें हुआ है, यकीनन वो जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा, और उस जवाब देने के बाद क्या है, मैं ज़्यादा तशवीश तो महसूस नहीं कर रहा। यकीनन जो उन्होंने कहा है, स्टाइल अख्तियार किया है, शोकाज नोटिस पार्टी ने दिया है और उसका वो जवाब देंगे, और जवाब देने के बाद जो पार्टी की क़यादत क्या फ़ैसला करती है, ये तो फिर वक्त आने में पता चलेगा। अच्छा सर, पॉलिसी अब किसकी नज़र आ रही है, किसकी पॉलिसी सर चढ़ के बोलेगी? शहबाज शरीफ साहब ने एक क्लियर लाइन ले ली है और मरियम साहिबा जो हैं वो अपनी टकराव की पॉलिसी लिए हुए। जी यकीनन मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो अभी स्टेटमेंट दिया है इलेक्शन पे मरकूज़ करने का, यही एक सही सियासी अंदाज है, और मेरा ज़ाती तौर पे भी यही इख्तलाफ राय था मियाँ नवाज शरीफ साहब की रुझान के बारे में, कि जो फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बयानात मियाँ साहब जिस अंदाज में देते रहे और मरियम साहबा जो देती रही, ये अंदाज़ मुल्की मफाद में नहीं है और ये अंदाज़ अख्तियार नहीं करना चाहिए। और इंडिया के मामले में जो मियाँ साहब सॉफ्ट कारण रखते हैं, वो भी मैं समझता हूँ किसी सूरत भी मुनासिब नहीं है और पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। और मौजूदा सियासी हालात में मियाँ। बहुत शुक्रिया शरीकपुरी साहब हमसे बात करने के लिए। शफीक साहब, ਤੁਹਾਡਾ तो बड़ा पसंदीदा मौजू है, तो लगता तुहानू तैयारी की होंगी पूरी तरह। ये जावेद लतीफ़ जो ये कहते हैं कि जनाब मैं तो जवाब दूंगा और टिका के दूंगा, अब ये लफ्ज़ जो है ना, टिका के और भरपूर जवाब दूंगा, इसका मतलब है कि वो मज़ीद कोई चीज़ जो है वो डिस्क्लोज आप ये देखें कि जावेद लतीफ़ के पीछे कौन है, उसको कैसे से जरूरत हुई कि पाँच, वो तो पब्लिक अपना आम जो होती है पब्लिक मीटिंग, उसमें जो क्लोज डोर मीटिंग होती है उसमें तो नाम लेते हैं, शहबाज शरीफ, हमजा, ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर, फलां 7-8 बंदों की लिस्ट है कि ये डबल गेम खेल रहे हैं, इसमें ख्वाजा साद रफ़ीक भी शामिल हैं, ये बाकायदा उनका नाम लेते हैं। अब ये देखें कि ये जो सिलसिला है ना, ये पार्टी को डैमेज कर रहा है। ये सब ने शहबाज शरीफ से रब्ता किया है कि आप इस सबको नोटिस लें। इसके पीछे कौन है?
खालिद जब जावेद लतीफ़ जो है अकेला तो नहीं, पीछे मरीम नवाज है, पूरा ग्रुप है वो उनके पीछे स्टैंड करता है। फिर जब शो का नोटिस देने का इशू हुआ तो जो उनके PSI में, उनका नाम नहीं लूँगा, बेचारा मुलाजिम आदमी है, तो उसने सारा डिक्टेट किया उसको एहसन इकबाल को। तो एहसन इकबाल साहब ने फौरी तौर पे उस पर कोई नोटिस इशू नहीं किया। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गए। फिर शहबाज शरीफ ने रब्ता किया नवाज शरीफ साहब से कि पायने की हो रहा है, आपका एक बंदा हमारे जो हायरकी टॉप हायरकी उसको वो TV पे क्रिटिसाइज कर रहा है और पूरी पार्टी में सवालात उठ रहे हैं, उस पर मजबूरन, मैं लफ्ज़ चूज करूँ, मजबूरन नवाज शरीफ ने शो का नोटिस इशू करने का फैसला किया। मजबूरन। और ज़ाहिर है फिर वो इसमें बरी हो जाएगा जिस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसने कहा पाकिस्तान ना कपे, यहाँ तक जा सकता है। तो ये शहबाज नवाज और ये 4-5 लोग, शौर शहबाज और ये 4-5 लोग, उनकी क्या हैसियत है? अच्छा, हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है शहबाज शरीफ साहब के तर्जुमान हैं मलिक अहमद खान साहब ने। तो अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी मलिक साहब, मैं अभी आपकी तरफ आता हूँ। मैं चाह रहा था सलमान साहब से और खालिद क्यूम साहब से एक मैं जुमले इस पे बोलूँ, हम एक इशू पे बात कर रहे हैं तो ताकि आपको भी पता चल जाए कि हम किस मौजू पे बात कर रहे हैं। आपसे फिर मैं बात करता हूँ। जी सलमान। देखिए, बात यह है कि उनका बुनियादी इल्ज़ाम यह था जावेद लतीफ़ का कि कुछ लोग पार्टी के अंदर एक असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं। ठीक, मैंने इस प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि जावेद लतीफ़ किस असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं उसको भी देखने की जरूरत है। सलमान साहब असाइनमेंट की तरह तारीफ करें, ये है लेकिन असाइनमेंट से मुराद ये है कि एक खास एजेंडे के तहत आपने पार्टी के अंदर एक खेल खेलना है। ठीक। अगर ये इल्जाम उनका शहबाज शरीफ या कुछ लोगों पर है तो ये इल्जाम तो खुद उनके ऊपर भी लगता है ना कि वो किसी एक खास एजेंडे के तहत इसमें काम कर रहे हैं। मेरी इतलात के मुताबिक जो जैसे इन्होंने शफीक अवान ने कहा कि शहबाज शरीफ के दबाव के ऊपर उनको शोकाज नोटिस जारी किया गया है, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक वो शोकाज नोटिस का जवाब नहीं देंगे। अच्छा, जवाब नहीं देंगे और वो खामोश रहेंगे, बस वो TV पे बात करते रहेंगे। और बुनियादी तौर पे शहबाज शरीफ एक दबाव डाल के, जो नवाज शरीफ साहब के हामी है, उनको दबाव में लाके अपना कंट्रोल जो है पार्टी के अंदर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब साथ साथ आप देखिएगा कि कहीं आपको जलसे करते हुए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज नजर आएंगे और कहीं मरियम नजर आएंगी, और वो अपने अपने बयानिए के कॉन्टेक्स्ट में चीजों को लेकर चलेंगी, क्योंकि मरियम इतनी आसानी से इस सिचुएशन से विड्रॉ नहीं करेंगी और ये सारी की सारी चीजें शहबाज शरीफ के पल्ले में डाल देंगी। साहब, वो कहते हैं विड्रॉ नहीं करेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जो वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया उसमें उन्होंने बड़ी क्लियर लाइन ले ली कि भाई हमारा फोकस अगले इंतखाबात हैं। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि जो मफाहमती ग्रुप है नून लीग के अंदर, उसने इस वाक़े से, इस शोकाज का जो मामला हुआ है उससे असर्ट किया पार्टी के अंदर, और उनकी हमें ताकत जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और जवेद लतीफ़ साहब जो है वो जवाब ज़रूर देंगे। वो इस तरह हो नहीं सकता कि उन्हें नोटिस दिया गया हो और जो सदर हैं पार्टी के उनके दबाव पर दिया गया हो और वो जवाब ना देंगे। वो बातें ज़रूर करेंगे, जवाब देंगे, लेकिन एंड में आखिरी लाइन जो है वो मादरत की वो तो करनी पड़ेगी, पर मजबूर होंगे। लेकिन एक जो उन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया है कि उनका जो ये मामला बात की है उन्होंने असाइनमेंट की, इससे जो पूरी जो सारी सियासत है और सारा फोकस है वो नून लीग के अंदर तनाज़ात पर उन्होंने जो है वो कर दिया है। तो इस तरह जो है उनका ये भी एक, जिस तरह सलमान कह रहे थे कि मुझे लगता है कि वो खुद एक असाइनमेंट पर हमें नजर आते हैं। बिल्कुल ठीक है। मलिक अहमद साहब, मैं एक शॉर्ट शहबाज शरीफ साहब का आपको सुनाना चाह रहा हूं जो उन्होंने वर्कर कन्वेंशन में कहा, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। सर सुनिएगा। और हमारा मुतालबा है अदलिया से, तमाम आईनी इदारों से, अदलिया हो चाहे मुकन्ना हो, चाहे इंतजामिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे कोई और इदारा हो, कि हर सूरत इस मुल्क को शफाफ इलेक्शन चाहिए, कानून की हुक्मरानी चाहिए, सिविलियन सुप्रीमेसी चाहिए। अगर ये कौम को अगर ये बात मिलती है तो मेरी मुफाहमत तो फिर यही, और क्या मेरी मुफाहमत है। मलिक साहब, बड़ा क्लियर स्टांस शहबाज शरीफ साहब का, और उनका यही मुफाहमत है कि जो आने वाले इलेक्शन हैं वो फेयर हों, साफ शफाफ हों। तो हमें तो बात जो समझ आ रही है वो ये कि शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल क्लियर लाइन ले चुके हैं कि भाई टकराव के बजाय इस सिस्टम में रहते हुए, डेमोक्रेसी के अंदर रहते हुए, डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाते हुए इलेक्शन तक जाया जाए और इलेक्शन की शफाफियत पे काम किया जाए। जी, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी सवाल भी तो इलेक्शन की शफाफियत का है ना।
आईने पाकिस्तान इसका तकाजा करता है, आईने पाकिस्तान सिविलियन सुप्रीमेसी को गारंटी करता है, और शहबाज साहब आईने पाकिस्तान की जो ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंटेशन है उसी का तकाजा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन के ऊपर कोई शकूक व शुबहात नहीं होने चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के अंदर कुछ पार्शियलिटी किसी भी इंस्टीट्यूशन की नजर नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। वो बड़ी दो टोक बात कर रहे हैं कि जब तक सिविलियन सुप्रीमेसी इंश्योर नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। शफीक साहब, अपना मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम, शफीक अवान बोल रहे हूँ। जी वालेकुम सलाम जनाब। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि हर पार्टी में एक हायरार्की होती है एक, और अब वोट की इज्जत तो ठीक है मुकद्दम है, लेकिन जो पार्टी की हायरार्की है, जो पार्टी के सदर हैं, उनकी भी कोई इज्जत, उनकी भी रिस्पेक्ट है। अब जावेद लतीफ़ और आपके भी जानते हैं कि कुछ और लोग जो हैं वो इसमें शायद खान अब्बासी साहब माजी में वो भी क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं, और जो वो बयान देते थे तो वो अब ये तो रोज़ा रोशनी की तरह यहाँ है ना कि मरियम साहबा भी उनके अगेंस्ट बयान देती थी, उनके यानी कि उनके नुक्ता नज़र से इख्तलाफ करती थी। अभी रिसेंटली भी उन्होंने कहा है कि भाई इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन क़यादत पे कोई क्वेश्चन नहीं है। तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि अगर पार्टी सदर जो है उसकी इज्जत नहीं होगी तो वोट की इज्जत, तो बाकी मामलात कहाँ जाएंगे? ये अवान साहब देखें, मुस्लिम लीग नून का बड़ी क्लियर पोजीशन है कि इस पार्टी के रहबर मियां नवाज शरीफ साहब हैं, पार्टी के सदर मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और ये इनकी एक ही जो आप सियासी तारीख के ऊपर अगर नजर डाल लें, जो 35 अब 4 दहाइयों पर मुश्तमिल है, कम से कम 1985 ऑनवर्ड आपके सामने है। इन दोनों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया है। इन दोनों की सियासत जो भी थ्रू आउट पार्टी की फॉर्मेटिव स्टेज से लेके इब्तदाई वक्त से लेके आज तक जो भी इस पार्टी की पोजीशन रही, ड्यूरिंग गवर्नमेंट रही या ड्यूरिंग ऑपोजिशन रही, तो उसमें कभी भी आपको कोई ऐसी तफरीक नजर नहीं आएगी जिसको बुनियाद। मैं पार्टी के अंदर सेकंड थर्ड कोर लीडरशिप की बात कर रहा हूँ जो अपने पार्टी प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज करती हैं। देखियो, मैं तो इसलिए नहीं करता अवान साहब कि फैसला जो है जमात का वो करने का इख्तियार ये सदर जमात के पास। अच्छा खान मलिक साहब सलमान आबिद बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? जी मलिक साहब, ये बताइए, आपने कहा कि जी हमारी तो सारी लड़ाई जो है वो शफाफ इलेक्शन के तनाजुर में है। माजी में जब भी ज़िमनी इलेक्शन होते थे तो अमूमी तौर पे हुक्मरान जमात जीतती है। अब इस 3 साल दौर में अभी तक जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें आपने बड़ी वाज़ेह बरतरी हासिल की है। अभी कंटोनमेंट के इलेक्शन में भी आपको बड़ी अच्छी खासी बरतरी मिली है। तो ये तो इस बात की ज़मानत नहीं है कि इस हुकूमत के अंदर होते हुए शफाफ इलेक्शन तो हो रहे हैं। नहीं देखिए, अगर शफाफ इंतखाब होते हैं तो फिर वो नजर आते हैं कि शफाफ है। शफाफ इंतखाबात और मशकूक इंतखाबात पे या जिनके अंदर कोई थोड़ी बहुत टेंटेड कोई ऐसी एफर्ट होती है, आपके सामने अभी रिसेंट पास में 10 का इलेक्शन है और आपके सामने कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन है। इन दोनों के अंदर आप एक जायजा ले सकते हैं आसानी के साथ कि जब शफाफ इंतखाबात होते हैं तो उम्मीदवारान की तरफ से, वोटर्स की तरफ से, मीडिया की तरफ से कोई रिफ्लेक्शन नहीं आती, और अगर कहीं पर ऐसी ज्यादती हो रही हो तो फिर उसकी रिफ्लेक्शन आती है, वो रिपोर्ट होते हैं, वाकयात आते हैं, और उसके बाद आपके सामने जो तहकीक होती है वो भी चीज़ों का तयन करती है। इलेक्शन कमीशन के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये मामला गया और उसमें फिर दोबारा रिपोर्ट करना पड़ा। तो एविडेंस मलिक साहब, मैं खालिद क्यों बोल रहा हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त बज़ाहिर जो है सूरत हाल हमें जो नज़र आ रही है उसमें मुस्लिम लीग नून जो है वो लगता है कि मफाहमत और मज़ाहमत के 2 बयानियों में फंस कर रह गई है, और उसमें अब जवेद लतीफ़ का ने इस सारी जो शिद्दत है इसमें इजाफा भी कर दिया है। तो आप क्या समझते हैं कि जो मफाहमत और मज़ाहमत के दोनों बयानिए इस वक्त नून लीग के अंदर चल रहे हैं, क्या दोनों जो बयानिए हैं उनको नवाज शरीफ साहब की तईद हासिल है? देखिए, जब मज़ाहमत किस बात पे की जाती है, मज़ाहमत का मतलब ये है कि जब मेरे साथ कोई ज्यादती की जा रही हो, अगर मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा होगा, अगर पॉलिटिकल पार्टी को सर्कमवेंट किया जा रहा होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स जो हैं वो 6 महीने तक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लिखने से पड़े रहेंगे और 6 माह के लिए गवर्नमेंट को वर्चुअली कोलैप्स कर दिया जाएगा, तो मैं मज़ाहमत तो करूंगा।
बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान साहब और इसमें शहबाज one liner शरीफ ऐड करूंगा। के तर्जुमान थे, हमसे बात कर रहे थे। वन लाइनर ऐड करूंगा आपकी इजाज़त से कि जो उन्होंने ये बयानियाँ दिए अभी हमारे प्रोग्राम में, इसका मतलब है कि जो बयानियाँ नवाज शरीफ या मरियम नवाज दे रही हैं, जो मुस्लिम लीग नून के सदर के तर्जुमान हैं, वो टोटली उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। कोई वोट को इज्जत दो, कोई ये वो, कोई धांधली वाली वो चक्कर नहीं। वो अब इलेक्शन पे जा वो रहे हैं। इलेक्शन पे जा रहे हैं। वो देखिए नवाज शहबाज शरीफ साहब के तर्जमान हैं तो जाहिर है वो मुफाहमत की बात ही करेंगे। उनकी अच्छी बात है तर्जुमानी सर, अच्छी ही बात है, करेंगे। मुफाहमत करनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आते हैं शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जाली अकाउंट केस में एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। पेशरफ्त क्या है इस पर बात करेंगे, पेशरफ्त भी आपको बताऊंगा एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के नौजवानों, ये कभी ये ना समझना कि जिंदगी आसानी से हो जाएगी। अगर आसान जिंदगी है तो इसका मतलब कि आप जिंदगी में आपकी कोई हैसियत नहीं है। कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं होता। इंसान एक कौम खड़ी तब होती है, रिस्पेक्ट ही दुनिया में तब होती है जब वो खुददार हो। जी वेलकम बैक। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जाली अकाउंट केस में बड़ी एक अहम पेशरफ्त हुई और एक निजी बैंक के नायब सदर और हेड ऑफ कंप्लाइंस हैं आसिम सूरी साहब, उनका नाम है, उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन पर इल्ज़ाम ये है कि वो इस केस में जो गवाहान हैं उनको प्रेशराइज कर रहे थे और उनको कह रहे थे कि आप अपने बयान बदलें और अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको तब्दील करें। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस हवाले से जाली अकाउंट केस में। खालिद क़य्यूम साहब, आप चूँकि कॉमर्स के एक्सपर्ट हैं तो आप समझते हैं कि इस गिरफ्तारी से जो तफ्तीश है वो तेज़ी से आगे बढ़ेगी और वो जो एक इन्फ्लुएंस किया जा रहा था गवाहों पे अब वो नहीं रहेगा? देखिए राणा साहब, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो एक बड़ा निजी बैंक है उसके वाइस प्रेसिडेंट को गिरफ्तार किया गया है और ये बड़ी एक पेशरफ्त है इस केस के अंदर। और इस केस में आपको इल्म होगा कि 25 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग है अब वो की गई है और FIA सारे केस की जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें की जा रही है। लेकिन इसके साथ एक केस और भी है जो नैब कोर्ट में चल रहा है, साहब कोर्ट में चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का और आमदन से ज़ायद असासों का जो केस है उसमें भी 7 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो की गई है। असल में जो मसला है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि उनके खिलाफ जो केसेस हैं उनको इल्तवा में रखा जाए और अगले इलेक्शन तक उनको सज़ा ना हो सके ताकि अब वो कहीं इलेक्शन के लिए नहल ना हो जाएं। इसी वजह से जो नैब कोर्ट के अंदर जो केस है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ चल रहा उसमें 150 गवाहान हैं। 150 गवाहान है और 1 साल के दौरान अभी सिर्फ 4 जो गवाह हैं उनके जो बयान हैं वो रिकॉर्ड हो सके हैं।
150 गवाहों में से 2.5 साल 3 साल में 4 गवाह भी हुए। मैं हाले 2 सदियां तो लगेंगी इस तफ्तीश के अंदर। देखिए हमारा ये, देखिए इमरान खान साहब डे 1 से कह रहे हैं कि हमारा जो अदालती निज़ाम है ये रिवैम्प होने वाला है। अब इसमें अब जैसे खालिद चौधरी साहब ने कहा इसमें 150 गवाह हैं, ये 150 गवाह होते तो मेरा ख्याल है ये 28 का इलेक्शन आ जाएगा, ये 23 तो अभी नज़दीक की बात है। और अब इसमें देखें ये अगर इसमें मैं तो अपने जानता हूँ जो कानून है 2+2 4, आप इस पे हैं अगर उनके फिर मनी लॉन्ड्रिंग 25 अरब निकले किसके, शहबाज शरीफ के अकाउंट से, वो कहते हैं मैंने पता ही नहीं। अरे भाई हमारे कहाँ 500 आ जाए तो हम कहते हैं यार कहाँ से आ गए, और 25 अरब। शफीक साहब उनको इसलिए नहीं पता कि शहबाज शरीफ साहब के शुगर मिल के जो 20 मुलाजम थे, चपड़ासी ड्राइवर, उनके जरिए देखे ना ये जो केस है जिसमें एक निजी बैंक के अपना बड़े अफसर के गिरफ्तार हुए हैं, अब इसका जवाब बजाय वो ना देने के अपना अदालत में देने के, वो मीडिया वार लड़े। आज अब देखेंगे आप 4-5 लोग इकट्ठे हो, कल तमाम टीवी प्रोग्राम मैंने देखा कि वो उसको उस पर डिफेंड कर रहे हैं मीडिया पे। अच्छा, भाई मीडिया के बजाय आप अदालत में डिफेंड कर रहे हैं। ये उनका वतीरा है ना कि भाई लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लोगों को डिट्रैक्ट करते हैं। बात ये है साराना साहब, एक तरफ शहबाज शरीफ फंसे हुए हैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हाथों सियासी महाज में, ठीक है, और दूसरी तरफ वो कानूनी महाज के ऊपर जो है ना बड़े सख्त तरीके से जकड़े हुए हैं इस मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। ठीक है, अब सवाल यही है कि बुनियादी तौर पे ये जो सारी मफामत की सियासत का जो रोना रोया जा रहा है ना, उसके पीछे ये मुकदमात भी हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले भी हैं, क्योंकि उनको पता है अव्वल तो वो वैसे भी मफामत के हामी है, लेकिन अब इसलिए मफामत पे जोर दे रहे हैं कि अगर मफामत के साथ चलेंगे तो जैसे वो कहा जा रहा है कि केसेस को इल्तवा में डाल के लॉन्ग टर्म लेके जाके अपने लिए कोई रास्ता निकाल ले, 2023 का इलेक्शन लड़ ले। हालांकि इनके कानूनी पहलू जो हैं वो इनके खिलाफ ज्यादा मजबूत है, हमजा शहबाज के भी और शहबाज शरीफ साहब के भी। लेकिन दाद दें हमारे अदालती निज़ाम को, आप जो बार बार बात की जाती है ना कि कितना शफाफ निज़ाम है, कि यहाँ बरसा बरस गुजर जाते हैं, मुकदमात का फैसला नहीं होता, और इतने गवाह उसमें डाल दिए गए हैं जिसकी तारीख में नजीर नहीं मिलती। और अब कहा जा रहा है कि जनाब मैं तो मुकदमे के लिए तैयार हूं और इंसाफ होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर इतने उसमें लकूनाज हैं कि आपको इंसाफ करते करते जो है ना एक लंबा मुद्दत चाहिए, इंसाफ शायद ना हो पाए। लेकिन शहबाज शरीफ के ऊपर ये जो तलवार है ना कानूनी महाज की, ये भी लटकती रहेगी, उनके साथ साथ ही चलेगी। ठीक है, उसको अदालत ही क्लियर करना है, मीडिया में आपने या खालिद साहब ने किसी ने क्लियर नहीं करना। अच्छा, जब लेकिन राणा साहब अदालतें जो हैं माजी में हमने देखा कि शरीफ फैमिली के साथ और इनकी हुकूमतों में तो इनके साथ बहुत तावन करती रही हैं, और आपको इल्म है कि किस तरह इनके जो पिछला दौर था 90 वाला, उसमें बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को कितनी तेज रफ्तारी से और मर्जी की सजाएं, एक से दूसरे को आपने देखा, उसकी ऑडियो भी जो है मतलब यूम के साथ गुफ्तगू आ चुकी है। शफीक साहब मेरी जाती राय देखें, जब आप जुडिशरी से या अहम इंतज़ामी ओहदों से जो लोग रिटायर होते हैं और उनको फौरी तौर पे अगली मुलाजमत आप दे देते हैं और बड़ी अच्छी पुरकशिश दे देते हैं, जैसे जस्टिस नसीम शाह को क्रिकेट बोर्ड का बना दिया, किसी को सदर बना दिया, दो को सदूर का एक बन गए, एक इलेक्शन लड़े, इस तरह बहुत सारे लोगों को। मैं समझता हूँ कि हम इस हवाले से ज़रा सा कौम को क्लियर होना चाहिए कि जब जो वो लोग जिन्होंने सारी ज़िंदगी इंसाफ करना है, उसके बाद जब वो उधर से रिटायर हो जाते हैं तो थोड़ा सा उन्हें डिस्टेंस रखना चाहिए। हुकूमती जो पुरकशिश सीटें होती हैं उनको ज़रा एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल है इसमें कोई नई कानून साजी की ज़रूरत है कि जो शख्स रिटायर हो गया, 2 साल कोई मुद्दत नहीं है, 2 साल में इन रूट रहते हैं सबके ना तल्लुकात रहते हैं, तो इसको एक्सपेंड कर दिया जाए, 5 साल कर दिया जाए, 10 साल कर दिया जाए, ताकि उसका वो इन्फ्लुएंस वो इस्तेमाल ना कर सके। बिल्कुल ठीक। फिर सॉरी एक और बात करना चाहूँगा, आपने इस पर बात की है मनी लॉन्ड्रिंग की 25 अरब। चौधरी साहब, सलमान साहब, राना साहब, हम अपना PTV में आए, हमारी बैंक अकाउंट में एक अरसे बाद सैलरी गई तो मुझे नोटिस आ गया BR का कि ये पैसे आपका कहाँ से आए। ठीक है, अच्छा, हमारी जो एक महदूद सैलरी है, बैंक ने कहा वजाहत करें ये कहाँ से आए। मैंने कहा यार को 25 अरब जिनके आ रहे हैं उनको आप पूछ रहे, हमें हम पूछ रहे। सुने मैं, फिर मैंने कहा इसका हल क्या है, तो साहब उन्होंने कहा जी आप अपॉइंटमेंट लेटर दे दें अपना,
तो मैंने अपना अपॉइंटमेंट लेटर दे के उनको कहा कि भाई ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, हमारा ये हमारे साथ ये करते हैं। और जिनके खरबों अरबों जैसे आपने कहा 150 इनके अपना अगर वाहन शफीक होते साहब FBR आपका अपना होता, वजारत खजाना आपकी आपको नोटिस क्यों आता? नोटिस अच्छा भाई, मुझे अगर ये नोटिस आता ना तो मैंने तो कहना शुक्र है साढ़े ते भी शाके का किसी जो है कि साढ़े को भी पैसे लेकिन ये होते हैं। देखे ना जिनके अरबों रुपए हैं वो नहीं है। बिल्कुल सही कहा कि 150 गवान ले आते हैं। अच्छा सर, सलमान साहब, वजीर आजम दोशंबा थे और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे तेज़ी से मुज़ाकरात हुए, बहुत सारे सदूर ने मुलाकात की, उज़्बेक सदर मिले, तुर्कमानिस्तान के मिले, ईरानी सदर मिले, बेलारूस रूस के मिले। वहाँ पे एक बड़ा स्टेटमेंट वज़ीर आज़म ने दिया कि जी हम तालिबान से मुज़ाकरात कर रहे हैं और उन्हें हम इस बात पे राज़ी कर रहे हैं कि वो कसीरुल जहती जो है इंक्लूसिव गवर्नमेंट की तरफ जाएं और वो बाकी लोगों को भी लेके चलें। आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है? देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तान का इनिशिएटिव नहीं है। पाकिस्तान के साथ साथ चाइना, रशिया और ईरान, इन चारों ने मुश्तरका तौर पर अपना इजलास किया और कहा कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की तरफ जाना है जिसमें उज़्बेक, ताजिक, हज़ारवी जो है उनको शामिल किया जाए। और वो इसलिए किया जाए ताकि एक ऐसी हुकूमत का परसेप्शन बिल्ड हो जो सबके ऊपर मुश्तमिल हो और उसको लेके चले। और बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर ने इतराफ़ किया कि हमने तालिबान से मुज़ाकरात का आगाज कर दिया, यानी गेम जो है वो तालिबान के कोर्ट में डाल दी है कि अगर आपने इस तरफ ना पेशरफ्त की तो फिर मसाइल पैदा होंगे। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो मुज़ाकरात की बात चल रही है, अब इसमें पाकिस्तान अकेला नहीं है, बाकी ममालिक की हमायत भी है और तालिबान के ऊपर भी एक दबाव बढ़ गया है। यानी अब देखिए ना, अगर तालिबान ने सपोर्ट लेनी है चाइना से, अगर तालिबान ने सपोर्ट लेनी है रशिया से, अगर तालिबान ने सपोर्ट लेनी है ईरान से, अगर तालिबान ने सपोर्ट लेनी है पाकिस्तान से, तो फिर उन्हें पाकिस्तान का इन तमाम ममालिक का कंसर्न भी लेना होगा। और इसमें जो नई डेवलपमेंट हुई है ना, जो चीन ने 3 नुकाती एजेंडा दिया है, वो भी यही है कि आप अफगान हुकूमत को मौका दें कि वो लेकर सारे मामलात को चले, उसको खुद मुख्तार बनाए, उसे मुस्तहकम करें और फैसला करने दें उनको, यानी उनके ऊपर डिक्टेशन ना दें। तो मैं ये समझता हूं कि एक अच्छी पेशरफ्त है। अगर पाकिस्तान इसमें कामयाब होता है तो ये सिर्फ पाकिस्तान की कामयाबी नहीं होगी, पूरे रीजन की स्टेबिलिटी इसके साथ जुड़ी हुई है। शफीक साहब, शी जिनपिंग साहब ने, जो चीनी सदर हैं, जो 3 नकाती दिए हैं, ये ऑलमोस्ट वही हैं जो जिस पे पाकिस्तान भी खड़ा है, ठीक है ना। और डेफिनेटली हमारे आपस में सिफारती राब्ते और इस पर चल रही है। चीनी सफ़ीर वज़ीर आज़म से मिले, वज़ीर ख़ारजा से मिले, तो चीन और पाकिस्तान और बाकी जो ममालिक हैं वो इस हवाले से एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए। और अब तालिबान के पास ये मौका है कि वो एक बहुत बड़ी तादाद में जो दुनिया के हैं जो उनके साथ चलना चाहते हैं, उनकी मर्जी को समझते हुए अपने आप को ज़रा सा फैलाएं, आगे थोड़ा सा बढ़ें और माजी के तनाज़ात से निकल के एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की तरफ जाएं। देखो, शंघाई कॉन्फ्रेंस का जो एक बहुत बड़ा रिजल्ट था ना, वो था कि आप तालिबान को टाइम दें, आप गन पॉइंट पे मत रखें कि आपके या ना डिक्टेशन दें कि भाई ये निज़ाम लाओ, ये वो निज़ाम ना लाओ और इसको जल्दी करें। अब 20-40 साल बाद एक मुल्क में अगर अमन आया है, एक नया सिस्टम हुकूमत का बन रहा है, तो ये पलक झपकते नहीं हो जाएगा। उन्हें टाइम दें कि वो अपना कोई सिस्टम बनाएं। और तमाम चाइना, रशिया और दूसरे, अब देखें खुदा की कुदरत देखें, वो रशिया जिसने कभी हमला किया था वो अब उसका राइट हैंड बन रहा है। चाइना के भी तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज़्यादा थे, वो भी उनके साथ हैं। और जितने बाकी ममालिक थे, बल्कि बिल्कुल सही कहा इन्होंने सलमान साहब ने कि तमाम एथनिक ग्रुप्स को, तमाम जो इसके एथनिक के अलावा भी उसको कोई ना कोई वो ना बना दें, कोई सेक्टेरियन मुल्क ना बना दें, तमाम ग्रुप्स को साथ लेकर चलें ताकि हम एक बेहतर अफगानिस्तान को देखें। बेहतर अफगानिस्तान होगा, हम होंगे बेहतर, होंगे पूरी दुनिया बेहतर होगी। खालिद गम साहब, कल फजल रहमान साहब के साथ था मैं किसी जगह पे, तो उन्होंने कहा कि हम माजी में, हम से मुराद पाकिस्तान, वो बाकी लोग कहते हैं हम उन्हें जो मशवरे देते थे तो उस टाइम वो रिएक्ट नहीं करते थे, तो हमें बड़ा दुख होता था कि हम मशवरे दे रहे हैं, ये रिएक्ट नहीं कहते। अब मुझे महसूस होता है कि वो सारे मशवरे उन्होंने इकट्ठे रखे और आहिस्ता आहिस्ता उन मशवरों के ऊपर अमल हो रहा है। तो तालिबान के हवाले से जो दुनिया एक गलतफहमी का शिकार थी कि वो शायद ऐसे ही बस हैं गन पकड़ने वाले, उन्होंने साबित किया कि वो पूरे डिप्लोमेटिक उनकी ट्रेनिंग है। देखिए, एक तो मौलाना फजलुर रहमान ने जो बात की है, उन्होंने सबसे पहले तो तालिबान की जो है तस्लीम करने की बात की है कि उनको फौरी तौर पर दुनिया को तस्लीम करना चाहिए। और दूसरा जो इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात की बात की है इंक्लूसिव हुकूमत के लिए, गवर्नमेंट के लिए, तो उसमें वो खुलकर ये बात उन्होंने की है कि उज़्बक, ताजिक और हज़ारा इनको वो शामिल करवाएंगे, करेंगे नहीं, करवाएंगे, ये यहाँ तक बात किया। और ये जो इस खित्ते में, इस रीजन के जो दीगर ममालिक हैं
चीन, ईरान, ताजिकिस्तान, रूस, उनकी तरफ से भी इसकी तईद आई है और ख़ास तौर पर वो भी यही चाहते हैं। लेकिन ये जो बात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कर रहे हैं वो दुनिया भी यही चाहती है, दुनिया भी यही इंक्लूसिव हुकूमत चाहती है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के जो मसाइल हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उन मसाइल का हल चाहते हैं, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उनके तहत जो है दहशतगर्द करार दिया गया है तालिबान को माजी में, तो वो करारदादें ख़त्म होंगी तो उनकी जो इमदाद है, माली इमदाद होगी, क्राइसिस ख़त्म होगा और 80% जो बजट है इस वक्त अब वो तो बरूनी इमदाद से अफगानिस्तान का तैयार होता है। बिल्कुल ठीक है। शफीक साहब, हसन अस्करी साहब एक बड़ा नाम है और कमाल तजिया निगार हैं। रोज़नामा दुनिया में उनका कालम छपा है हुकूमत जमहूरियत के चैलेंजेस। अभी हम जो बात कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब के और बाकी उस हवाले से, तो उन्होंने 3-4 चीज़ों की तरफ इशारा किया है। उन्होंने कहा जी जमहूरियत की साख जो है ना वो जुड़ी है अवामी मुफादात से। अवामी मुफादात लोगों को मिलेंगे तो जमहूरियत की साख कायम रहेगी। फिर वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन निज़ाम जमहूरी निज़ाम है, लेकिन उसे डिलीवर करना होता है। और हमेशा खुदगर्ज जो हुक्मरान होते हैं उनको जमहूरियत से ख़तरा होता है। और माजी में आपने देखा कि इस हवाले से जिस तरह अपने आप को बचाने के लिए सारा कुछ हुआ, अभी मनी लॉन्ड्रिंग की भी बात हुई। आप समझते हैं कि जमहूरियत ही असल ताकत है किसी भी दुनिया के रियासत के लिए? थैंक यू वेरी मच। ये अपना हसन अस्करी साहब बड़े पेट्रियाटिक पाकिस्तानी हैं और इनकी तहरीरें भी आती रहती हैं और निगरान वज़ीर आला भी रहे हैं। अब ये अपना दर्द बयान कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, ये ना अपोजिशन की बात कर रहे हैं ना हुकूमत की बयान कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए अपना दर्द बयान कर रहे हैं कि इसकी बका जमहूरियत में है। और एक नुकता जो और उन्होंने कहा अपोजिशन का, उन्होंने कहा अपोजिशन के बगैर कोई ना कोई जमहूरियत पनप सकती है ना कोई हुकूमत पनप सकती है। तो मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त न्यूट्रल हैं, ये किसी सियासी पार्टी किसी का ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ठीक। और हमारे सियासतदानों को न्यूट्रल लोगों को भी तवज्जो देनी चाहिए कि हसन अस्करी साहब जैसे बंदे एक लेजेंड है, एक पढ़े लिखे आदमी हैं, तो उनकी भी सुने, उनकी भी तवज्जो दें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, सलमान साहब, इदारिया है एक्सप्रेस ट्रिब्यून का और डॉन का, दी नेशन का, उन तीनों ने जो पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाला गया उसके को फोकस किया है और उनका है कि ये कामयाब डिप्लोमेसी है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस पे खासा काम किया। और जो कोविड के हवाले से पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है वो पूरी दुनिया ने तस्लीम की और ये एक बड़ी खबर है पाकिस्तानी। देखिए, बड़े अरसे के बाद जैसे हम कहते हैं ना मुश्किल में होते हैं तो एक अच्छी खबर आए ना तो वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा जेस्चर होता है। ये एक बड़ी पॉजिटिव खबर है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। और वो तमाम लोग जो पाकिस्तान के लिए सफारती कोशिशें कर रहे थे, ये उन कोशिशों को जिसे कहते हैं ना उसका एक रिजल्ट अल्टीमेट निकला है। इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो है वो पाकिस्तानी है जो इस वक्त वहाँ पे मौजूद है। और जो मैंने पहले भी कहा था कि जो WHO है उसने कहा कि जितने भी इनिशिएटिव पाकिस्तान ने खासतौर पे कोविड के कॉन्टेक्स्ट में लिए हैं उनको हम अप्रिशिएट करते हैं, वो बड़े ज़बरदस्त हैं। स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटजी के ऊपर भी तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी खबर है और पाकिस्तान को उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। देखिए, हम हर वक्त मायूसी और मातम की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जहाँ अच्छी खबरें हैं जो पाकिस्तान की इमेज को बिल्ड करती हैं तो उसको भी हमें उतनी ही शिद्दत के साथ अप्रिशिएट करना चाहिए जितना हम नेगेटिव खबरों के ऊपर फोकस करते हैं। साहब, आपका मैंने लेना है, उसके बाद मैं क्रिकेट की तरफ जाऊँगा। देखिए राणा साहब, इसमें जो हमारी जो हुकूमत है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और हमारे वज़ीर ख़ारजा ने भी ये मामला बरतानवी हकाम के सामने उठाया, लेकिन इसके साथ साथ इस मसले के हल के लिए बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर जो हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने भी इस मसले के हल के लिए बड़ा किरदार अदा किया। और ख़ास तौर पर बरतानिया के अंदर तो 12 लाख जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो वहाँ पर रहते हैं, मुकीम हैं, उनको बड़ी मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। तो इस मसले के हल से यकीनन उनकी मुश्किलात जो हैं वो कम हुई होंगी। एक रिपोर्ट है क्रिकेट के हवाले से, वो दिखाता हूँ, फिर मैं प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब हम जा रहे हैं, फिर बात करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड क्रिकेट के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक PCB ने किसी मौके पर भी न्यूजीलैंड के मौक़िफ़ की तायद नहीं की। किसी हुकूमती ओहदेदार या सिक्योरिटी एजेंसी ने भी तायद नहीं की, जबकि न्यूजीलैंड ने PCB के साथ ताहाल सिक्योरिटी थ्रेट्स की कोई मालूमात शेयर नहीं की।
जराये का कहना है कि पीसीबी अपने एलामिये पर कायम है कि न्यूजीलैंड ने दौरा खत्म करने का एकतरफा फैसला किया। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डेविड वाइट ने कहा कि इन्हें मुकम्मल इत्मीनान था, इसीलिए टीम पाकिस्तान भेजी थी, लेकिन जुमे के रोज थ्रेट लेवल मिला, जिसके बायस दौरा पाकिस्तान मंसूख करना पड़ा। डेविड वाइट का कहना है कि 5 खुफिया एजेंसियों ने थ्रेट लेवल के बारे में रिपोर्ट किया, ताहम इस बारे में मालूमात शेयर नहीं कर सकते। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के फैसले से जहां शायकीन क्रिकेट अफसुर्दा हैं, वहीं चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा भी मायूस हैं। ताहम इनका कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा मनसूखी का जवाब मैदान में अपनी परफॉर्मेंस से दे। क्राइस्टचर्च जो है एक न्यूजीलैंड का शहर है, उसकी आबादी को 3.5 लाख के करीब है। अगर हम उसे लाहौर के मुताबिक देखें तो कम से कम 15-20 गुना ज़्यादा बड़ा शहर है। वहाँ एक आदमी उठता है, वो फेसबुक पे लाइव आता है, आके उसके पास 25-30 किस्म की गने हैं, वो मस्जिदों में घुसता है और निहत्ते मासूम नमाजियों को शहीद करता चला जाता है। 49 लोग शहीद होते हैं, 20 और 30 के करीब लोग शदीद ज़ख्मी होते हैं, और ना उनकी पुलिस हरकत में आती है, ना उनकी सिक्योरिटी एजेंसी हरकत में आती है। उनके किसी इदारे को ही नहीं पता चलता कि 20 मिनट तक वो आदमी ये घिनौना खेल खेल रहा है। एक ऐसा मुल्क जो 3 लाख की आबादी के अंदर लोगों की हिफाजत नहीं कर सकता, उसने एक खलाई मैसेज वसूल किया कि जी हमें थ्रेट मौसूल हुआ है, हम कह रहे हैं हमें बताएं कहाँ है, हमें दिखाएं कहाँ है, तो कहते नहीं है। इसके ताने बने कहीं और मिलते। लेकिन मैं चाह रहा था कि मुश्ताक साहब हमारे साथ लाइन पे हैं, उनसे मैं बात कर लूँ। मुश्ताक अहमद ग्रेट लेग स्पिनर और छोटा कद, लेकिन कमाल लेग स्पिनर थे, वर्ल्ड कप में कमाल उन्होंने परफॉर्मेंस दी। मुश्ताक साहब, आप क्या समझते हैं इंग्लैंड क्या करने जा रहा है, क्योंकि वो इंग्लैंड भी शामिल है उन 5 एजेंसियों में जिन्होंने ये अलर्ट दिया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया असर राना साहब आपका टू हैविंग मी ऑन योर शो। जहाँ तक इंग्लैंड का जो आप बता रहे हैं कि इंग्लैंड का जो अब स्टांस होगा, जो मुझे लगता है कि वो भी इस चीज़ को सामने रखते हुए कहेंगे कि इफ़ देयर इज़ सिक्योरिटी प्रॉब्लम, तो वो फिर मुश्किल वो अपना डिसीजन लेंगे। जैसा कि उनके लोकल जो माइकल वॉन है, उन्होंने भी कहा है कि यूएई में मैचेस हो जाने चाहिए। बट आई थिंक बीइंग अ पाकिस्तानी, हमें पाकिस्तान में ही सीरीज़ खेलनी चाहिए। और इंग्लैंड को याद होगा कि हम जब पेंडेमिक बहुत तेज़ी से इंग्लैंड में था, कोरोना का बहुत ज़्यादा ज़ोर था, तो हम वहाँ पे टूर किया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, और वहाँ पे जाके क्रिकेट को आबाद किया था। तो आई थिंक ये चीज़ ज़रूर इंग्लैंड के सामने होगी। अच्छा, ये जो रवैया है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, ये शुरू से बड़ा मुतसबाना सा हमारे साथ इनका रवैया रहता है। हमने अब ये कोविड के अंदर ही, जब इंग्लैंड के ग्राउंड बिल्कुल वो वीरान हो गए थे, हमने जाके आबाद किए। हमारी दफ़ा इन्हें क्या हो जाता है? जहाँ तक ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का ताल्लुक़ रहा है, वो हमेशा से, हम मेरी बात याद रखिएगा कि जब भी पाकिस्तान टीम टूर करती है इंग्लैंड में और न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में, उनकी स्पॉन्सरशिप में बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि पाकिस्तान की टीम एक ऐसी टीम है जो बहुत क्राउड पुलिंग है। जैसे आपने देखा कि इंग्लैंड के ग्राउंड भर जाते हैं, और पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, पाकिस्तान की टीम जब भी ट्रैवल करती है इन मुल्कों में, तो उनके क्राउड बहुत पसंद करते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स जी, को। बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब हमसे बात करने के लिए। मैं इस पे कमेंट करना एक कर लें जनाब, बस एक छोटा सा कमेंट। देखिए, बदकिस्मती से क्रिकेट के अंदर भी सियासत आ गई है। ये फैसला सिक्योरिटी का नहीं है, ये प्योरली एक पॉलिटिकल फैसला है। और इसके अंदर ये जितने ममालिक हैं, असल में पाकिस्तान में क्रिकेट की जो बहाली, कल बात करेंगे। हाँ जी, क्रिकेट की जो बहाली है, उसको बहुत से ममालिक बाशमूल भारत कबूल करने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, टॉप ट्रेंड जो था वो ट्विटर पे क्रिस गेल साहब का था। वी लव क्रिस गेल, ठीक है, वी लव डैरन सैमी। क्रिस गेल का जुमला ही इतना तगड़ा है, उसने कहा मैं आ रहा हूं पाकिस्तान दुनिया को बताने के लिए, और हम क्रिस गेल को दिल से हम अपने आपके रास्ते में आंखें बिछाते हैं, हम आपको मोस्ट वेलकम कहते हैं। और डैरन सैमी ने भी क्या कहा पाकिस्तान के लिए, मैं वो चाह रहा हूं कि डैरन सैमी का शॉट भी आपको सुनाऊं। First, I was shocked to hear a tour got cancelled, actually, because of security reasons. Based on my experience, playing in Pakistan over the last 6 years, and what I've seen, and yeah, it was
quite disappointing, and a lot of the fans, a lot of the people, you know, it's a big blow. थैंक यू वेरी मच डैन समी। आपने हमेशा पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया, हमेशा साबित किया कि आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और 22 करोड़ पाकिस्तानी भी आपसे उतनी मोहब्बत करते हैं और हम आपके शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह जब आप आएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम जो हमसे मोहब्बत करते हैं हम उनके लिए कितनी मोहब्बत रखते हैं। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।